नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी आलोचना और हिंदी आलोचना की हम लोग जो है प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। और प्रश्नोत्तरी हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं जो है कुछ चीज़ें आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। अगर आप नेट जीआरएफ 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और बिल्कुल नए हैं तो आप जो है हमसे जुड़ जाइए। और आपको जुड़ने के फ़ायदे ये हैं कि आपको इस चैनल पे हिंदी के सेकंड पेपर का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आपसे इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर दे दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है सारी पीडीएफ वगैरह ये भी बिल्कुल मुफ्त करवाई जाएंगी। और यहाँ पे आपके रिवीजन के लिए प्रत्येक संडे को जो है प्रश्नोत्तरी करवाई जाती है। जैसे आज संडे है तो आज हम लोग आलोचना पे प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। इसी तरीके से हर संडे को आपको जो है किसी एक टॉपिक पे प्रश्नोत्तरी करवाई जाती है और इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको छोटा सा काम ये करना है कि आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता है, इतना आप काम करिए, फिर आगे की सारी जिम्मेदारी मेरी। अब हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास और क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आलोचना विधा के जो है सवालों को। आलोचना अक्सर जो है पढ़ने में बोरिंग होती है और हम लोग आलोचना छोड़ देते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि आलोचना जो होती है वो जरूरी बात की तरीके से होती है। जरूरी बात जैसे सही समय पे भूल जाती है, उसी तरीके से आलोचना भी सही समय पे एग्जाम में भूल जाती है। तो आलोचना को याद करने का सबसे बेहतर और विकल्प ये है कि उसको प्रश्नों के माध्यम से याद किया जाए, उसको सवालों के माध्यम से याद किया जाए तो आलोचनाएं याद रह सकती हैं। ये एक बढ़िया विकल्प है। तो आज की जो आपकी प्रश्नोत्तरी है वो जो है आलोचना पे है और आज आलोचना पे पर्याप्त आपके लिए क्वेश्चन है। और अगर आपको आलोचना आपने पहले से पढ़ रखी है तो एक बार उसका रिवीजन करिए, और अगर नहीं पढ़ी है तो इन आलोचना के क्वेश्चंस के माध्यम से अपने जो है आलोचना विधा को जो है तैयार करिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आपका पहला क्वेश्चन ये है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद और कुंतक के वक्रोक्तिवाद का तुलनात्मक विवेचन कर अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान मानने वाले आचार्य हैं। क्वेश्चन समझ में आया? अभिव्यंजनावाद को जो है क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का और कुंतक के वक्रोक्तिवाद का तुलनात्मक विवेचन करने के बाद अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान मानने वाले आचार्य हैं। विकल्प है नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त, नामवर सिंह और रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान मानते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपसे ये पूछा गया है कि रसज्ञ रंजन किसकी आलोचनात्मक कृति है? आपके पास विकल्प हैं नगेंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न आपका यह है कि हिंदी नवरत्न जो कि 1910 की रचना है, ये किसकी आलोचना है आपको बताना है। आपके पास विकल्प हैं कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न 1910 मिश्र बंधु की आलोचनात्मक कृति है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। ये कथन आपको बताना है किसका है। विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्रगुप्त। बताइए भैया ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा श्याम सुंदर दास का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 ये है कि किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या
उसका मूल्यांकन आदि करना ही आलोचना है। आपको बताना है कि आलोचना की ये शानदार परिभाषा किस विद्वान ने दी है। विकल्प आपके पास है रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल और गणपति चंद्र गुप्त। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की परिभाषा है आलोचना को लेकर, ये उनका कथन है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6 क्या है। ये भी जो है बेसिकली एक कथन है, पढ़ते हैं कथन। कथन ये है कि आलोचक का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोण से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना, उसकी रुचि को परिमार्जित करना और एक साहित्य की गति निर्धारित करने में योग देना। ये कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का, डॉक्टर नगेंद्र का, शिवदान सिंह चौहान का, मुक्तिबोध का। तो ये कथन है बाबू गुलाब राय का। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, आपको जो है आलोचनात्मक ग्रंथों को उनके ग्रंथकारों के संग सुमेलित करना है। तो ये जो नाटक है, नाटक हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1883 की ये रचना है और ये किसकी जो है आलोचनात्मक रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उसके बाद ये जो समालोचना हो जाएगा, ये हो जाएगा गंगा प्रसाद अग्निहोत्री का। और गद्य काव्य मीमांसा हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास का। और कालिदास की निरंकुशता आपको भी पता है, ये किसका हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आया। बढ़ते हैं आगे। 8वां प्रश्न ये है कि बिहारी सतसई की भूमिका, आपको बताना है कि बिहारी सतसई की भूमिका किसकी आलोचनात्मक कृति है। विकल्प आपको सौंपे गए हैं अंबिका दत्त व्यास, पद्म सिंह शर्मा, लल्लू लाल और शरद मिश्र। इसमें से आपको बताना है कि ये किसकी रचना है। तो ये रचना हो जाएगी पद्म सिंह शर्मा की, ये इनकी रचना है। और एक रचना इनकी और है, कौन सी? बिहारी और सादी। बिहारी और सादी भी जो है एक कवि हैं, बिहारी और सादी। और पद्म सिंह शर्मा जो हैं, इनको तुलनात्मक आलोचना का जनक भी माना जाता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और आगे के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, आपको बताना है कि आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या फिर लल्लू लाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं आगे और प्रश्न नंबर 10, आपको बताना है कि समालोचना सामुच्चय 1930 की ये रचना है, ये किसकी आलोचनात्मक कृति है? विकल्प आपके पास है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, गणपति चंद्र गुप्त। चलिए भैया बताइए ये जो है किसकी आलोचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, समालोचना सामुच्चय महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है। अगला जो है आपके सामने आसान सा प्रश्न है, आपको ये आता ही होगा। कबीर का रहस्यवाद, ये जो है व्यवहारिक आलोचना किसकी है? विकल्प आपके पास हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र तिवारी और रामचंद्र शुक्ल। इनमें से आपको बताना है कबीर का रहस्यवाद ये किसकी व्यवहारिक आलोचना है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नहीं याद है तो प्यारे बंधु इसको याद कर लीजिए, कबीर का रहस्यवाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न आपसे यह है कि काव्यांग कौमुदी, काव्यांग कौमुदी किसकी आलोचनात्मक कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की, अंबिका दत्त व्यास की कि कृष्ण बिहारी मिश्र की। तो ये हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। 13वां प्रश्न है कि तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? ये प्रश्न का खुलासा मैंने पहले कर दिया था, जवाब आप तक पहुंच जाएगा। पद्म सिंह शर्मा भाई साहब को तुलनात्मक आलोचना का जनक माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है। इस प्रश्न में भी आपको क्या करना है कि देव बड़े या बिहारी, ये जो हिंदी में एक विवाद चला था, इससे संबंधित जो रचनाएं लिखी गई वो उसमें असंगत रचना कौन सी है?
कि ये विवाद आपको पता ना है कि लोग जो है लग गए थे, देव बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं, देव बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं, तो उससे जो है कुछ आलोचनाएं लिखी गई। उसमें से आपको बताना है कि कौन सी आलोचना किसकी है और उसमें से असंगत आपको चयन करना है। तो पहली है बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन, पद्म सिंह शर्मा। ये तो चीज बिल्कुल सही है भैया। देव और बिहारी, ये जो है कृष्ण बिहारी मिश्र, ये भी सही है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन, ये भी सही है। और बिहारी की बाग विभूति अंबिका दत्त व्यास, ये जो है गलत है। तो बिहारी सतसई किसकी है? पद्म सिंह शर्मा की। देव और बिहारी किसकी है? कृष्ण बिहारी मिश्र की। बिहारी और देव किसकी है? लाला भगवान दीन की। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये तो जो है मामला भूल जाता है। देखिए, देव कौन है? देव है कृष्ण। तो देव जो पहले आएंगे उनमें जो है कृष्ण पहले होगा। बिहारी पहले आएंगे, उसमें लाला पहले होगा, भगवान दीन पहले होगा। बात समझ में आई? एक चीज और पूछी जाती है कि कौन देव को बड़ा मानता है और कौन बिहारी को मानता है। तो इस रचना में बिहारी को बड़ा माना जाता है। देव और बिहारी में देव को जो है बड़ा माना जाता है, बिहारी और देव में बिहारी को जो है प्रथम स्थान, बिहारी को देव से बड़ा बताया जाता है। याद करने का आसान तरीका है, जो पहले है वो बड़ा माना जा रहा है। कृष्ण बिहारी मिश्र के देव और बिहारी में देव को कृष्ण बिहारी मिश्र ने बड़ा माना है। लाला भगवान दीन के बिहारी और देव में इन्होंने बिहारी को पहले माना। तो आसान तरीका है, बिहारी पहले हैं तो बिहारी को बड़ा, इसमें कोई जो है मैथमेटिक्स है ही नहीं। बढ़ते हैं आगे। रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। प्रश्न तो भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए। विकल्प आपके पास हैं गोस्वामी तुलसीदास, भाषा विज्ञान, रहस्य रूपक या फिर काव्य में रहस्यवाद। तो आंसर आपने पकड़ लिया होगा, काव्य में रहस्यवाद इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 16वां प्रश्न क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न आपको ये कथन है, दरअसल एक बताना है किसका है, कथन पढ़ लेते हैं। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव है। अगर ये कथन आपको नहीं आता है तो आप इस बार पेपर मत देना, फिर आपको हिंदी में कुछ नहीं आता। इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 17वां प्रश्न ये है कि साहित्य आलोचन किसकी आलोचनात्मक कृति है। चलिए बताइए, साहित्य आलोचन किसकी आलोचनात्मक कृति है। विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रामचंद्र तिवारी। तो ये कृति हो जाएगी साहित्य आलोचन श्याम सुंदर दास की। बढ़ते हैं आगे और आगे हम लोग प्रश्न नंबर 18 पे बात करेंगे। प्रश्न नंबर 18 ये है कि निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की कौन सी आलोचनात्मक कृति नहीं है, बताइए। गोस्वामी तुलसीदास 1930 में इनकी नहीं है, कि जायसी ग्रंथावली, यहां पे कर लीजिए भैया जायसी ग्रंथावली। आप लोग यार क्लास को जो है लाइक कर दीजिए करिए। मेरे पास जो है कोई टीम नहीं है कि मैं जो है उसको क्वेश्चन लिख के दे देता हूं, फिर वो टाइप करके मेरे पास आ जाता है कि लीजिए सर आप क्लास बनाइए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती, पहले क्वेश्चंस को ढूंढना पड़ता है, ढूंढने के बाद जो है उसको टाइप करना पड़ता है, टाइप करने के बाद ये क्लास आप आसानी से देख रहे हैं, इसके पीछे 1.5 दिन की संघर्ष छिपा हुआ है। तो आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि क्लास को लाइक कर दिया और एक कमेंट कर दिया। इससे क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति मोटिवेट होता है और आपके लिए और गहराई के संग मेहनत करता है। बाकी विकल्प तो ये है कि गाइड से उठा के मैंने फटाफट क्वेश्चन आपको करा दिए जाएं, ये भी विकल्प, लेकिन आप एक क्वेश्चन मिला दीजिए। अगर किसी भी गाइड से एक क्वेश्चन इसका हो तो मुझे बताइए। सब क्वेश्चन अपने आप छाटे गए हैं, अपने आप बनाए गए। भ्रमर गीत जो है 1925 में है, काव्य का रहस्यवाद 1929 में है और रस मीमांसा 1949 में है। आप इसमें से बताइए कि रामचंद्र शुक्ल की कौन सी कृति नहीं है। तो ये प्रश्न जो है आपसे प्रश्न नहीं था, आपको रामचंद्र शुक्ल की सारी आलोचनात्मक रचनाएं बताने के लिए ये प्रश्न था। तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास 1930, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत 1925, काव्य में रहस्यवाद 1929, रहस्य मीमांसा 1949।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि सिद्धांत और अध्ययन और नवरस किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? विकल्प आपको हैं गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत। इसमें से बताना है आपको कि सिद्धांत और अध्ययन नवरस किसकी कृतियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये कृतियां हैं गुलाब राय की। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और अगला प्रश्न ये है कि समालोचना शीर्षक से पोप की रचना एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, ये जो रचना है पोप अलेक्जेंडर की एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, इसका पद्या अनुवाद किस आलोचक ने किया है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला विकल्प आपके पास है पीतांबर दत्त बड़तवाल, दूसरा विकल्प है लक्ष्मी नारायण सुधांशु, तीसरा विकल्प है जगन्नाथ दास रत्नाकर और अगला विकल्प है कृष्ण शंकर शुक्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। रट मारो इसको भैया। क्या रटना है? समालोचना शीर्षक से पोप की रचना एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यानुवाद किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि हिंदी नाट्य साहित्य का विकास, हिंदी नाट्य साहित्य का विकास किसकी आलोचनात्मक कृति है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, गुलाब राय की या फिर श्याम सुंदर दास की। तो सही जवाब हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। 22 ये है कि जयशंकर प्रसाद की आलोचनात्मक कृति काव्य कला तथा अन्य निबंध में कौन सा निबंध संग्रहित नहीं है? चलिए बताइए। जयशंकर प्रसाद की भैया एक रचना है काव्य कला अन्य निबंध, इसमें बहुत सारे निबंध है। इसमें से आपको बताना है जो निबंध आपको प्रदत्त किए गए हैं इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का निबंध नहीं है। काव्य और कला नहीं है, नाटकों में रस का आरंभ नहीं है, रहस्यवाद नहीं है, छायावाद नहीं है, रस नहीं है या फिर काव्य में रहस्यवाद नहीं है। तो ये हमने अभी देखा था, ये जो है रामचंद्र शुक्ल का है। शेष निबंध किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे 23 नंबर प्रश्न, कविता परिवेश की पुकार है। चलिए बताइए भैया। छोटे कथन आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये कथन आपको बताना है किसका है। आसान सा जो है प्रश्न है, आपने जो है बता देना है तुरंत। कविता परिवेश की पुकार है, ये जो है कथन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे ये है कि छायावाद पुनर्मूल्यांकन, ये जो है किसकी समीक्षात्मक कृति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और 25 नंबर का प्रश्न ये है कि यदि मैं कामायनी लिखता, ये जो है किसकी कृति है? यदि मैं कामायनी लिखता, ये किसकी कृति है? सुमित्रा नंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, मुक्तिबोध की, रघुवीर सहाय की। आपको बताना है कि ये किसकी कृति है। तो यदि मैं कामायनी लिखता, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न ये है कि यथार्थ और आदर्शवाद तथा छाया और रहस्यवाद, ये जो है किसके समीक्षात्मक निबंध हैं? आपके पास विकल्प हैं महादेवी वर्मा, सुमन राजे, शकुंतला माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये जो है दोनों निबंध किसके हैं? महादेवी वर्मा के हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये है कि रविंद्र कविता कानन तथा पंत और पल्लव, रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? विकल्प आपके पास हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय और श्याम सुंदर दास। इसमें से आपको बताना है ये किसकी जो है ये किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आलोचनात्मक कृतियां हैं, रविंद्र कविता कानन और पंत और पल्लव। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर का प्रश्न है कि छायावाद का पतन, ये भी जो है इंपॉर्टेंट रचना है जिसका समय क्या है? 1948 है। ये किसकी आलोचनात्मक कृति है? आपके पास विकल्प हैं डॉक्टर देवराज
और शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से आपको बताना है ये किसकी कृति है। तो ये डॉक्टर देवराज की कृति है। याद रखिएगा, छायावाद का पतन 1948 डॉक्टर देवराज की कृति है। अब हम बढ़ेंगे आगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि आपको सुमेलित करना है। जो है इधर रचनाएं दी गई हैं, उधर रचनाकार दिए गए हैं, इसमें से आपको करना है सुमेलित। तो हिंदी भाषा और साहित्य, ये है श्याम सुंदर दास की रचना। केसों की काव्य कला, ये है कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना। शिल्प और दर्शन आपको पता है, ये है सुमित्रा नंदन पंत की रचना। और ये जो है बिहारी की बाग विभूति, ये किसकी हो जाएगी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना। समझ में आया। और ये बिहारी वाली इंपॉर्टेंट रचना है। अब हम बढ़ेंगे आगे। प्रश्न नंबर 30 ये है कि काव्य में अभिव्यंजनावाद, इंपॉर्टेंट प्रश्न। काव्य में अभिव्यंजनावाद 1936 की ये रचना है। आपको बताना है ये किसकी आलोचनात्मक कृति है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु की, कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, कि गुलाब राय की, या फिर जो है अपने रामचंद्र शुक्ल की। चलिए बताइए किसकी आलोचनात्मक कृति है। तो ये जो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु की आलोचनात्मक कृति है। काव्य में अभिव्यंजनावाद, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे ये है 31 नंबर का, कि हिंदी साहित्य और 20वीं सदी, हिंदी साहित्य 20वीं सदी। कंप्यूटर जी यहाँ पे हालांकि गलती कर गए हैं, मार खाने वाला काम किए हैं। हिंदी साहित्य 20वीं सदी किस आलोचक की महत्वपूर्ण कृति है। नामवर सिंह की, नंद दुलारे वाजपेयी की। 2 बार यहाँ पे कंप्यूटर जी बहुत बड़ी गलती किए हैं, 2 बार जो है ये विकल्प दे दिए गए हैं, नामवर सिंह और रामविलास शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं सदी नंद दुलारे वाजपेयी की महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है। ये याद रखिएगा, हिंदी साहित्य 20वीं सदी नंद दुलारे वाजपेयी। याद हो गया, हिंदी साहित्य 20वीं सदी नंद दुलारे वाजपेयी। नहीं याद हुआ, हिंदी साहित्य 20वीं सदी नंद दुलारे वाजपेयी। याद हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपसे ये है 32 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न में एक कथन दिया हुआ है। कथन ये है कि कविता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचकर अलंकार विहीन हो जाती है। उस समय उसके प्रवाह में अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्त न जाने कहाँ बह जाते हैं और सारे संप्रदाय न जाने कैसे मटिया मेट हो जाते हैं। ये कथन आपको बताना है किसका है। नंद दुलारे वाजपेयी का, नामवर सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का। तो ये कथन हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी का। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यह है, प्रश्न नंबर 33, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम निर्धारित कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं दी गई हैं, इनको जो है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इनका सही क्रम लगाना है। तो चलिए, कबीर इनकी जो है 1941 की रचना है, ठीक है भैया। और हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी 1940 की रचना है। कालिदास की लालित्य योजना इनकी 1965 की रचना है। और सूर साहित्य जो है इनकी 1930 की रचना है। क्रम लगा लेंगे आप। चलिए ठीक है, आप इनका क्रम लगा लीजिए। तो सबसे पहले होगी सूर साहित्य 1 नंबर पे, दूसरे के नंबर पे होगी भैया कबीरदास, तो ये दूसरे के नंबर पे। और उसके बाद होगी नहीं दूसरे के नंबर पे होगी हिंदी साहित्य की भूमिका, और तीसरे नंबर पे ये होगी, और चौथे नंबर पे कालिदास की लालित्य योजना 1965 में होगी। हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपसे यह है कि साहित्य का मर्म किसकी आलोचनात्मक कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका सही जवाब है साहित्य का मर्म हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है। याद रहेगा, साहित्य का मर्म हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित रचनाओं में शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी
शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी की रचना नहीं है। चलिए बताइए, हमारे साहित्य निर्माता नहीं है, कि कवि और काव्य नहीं है, कि साहित्यिकी नहीं है, कि रस सिद्धांत नहीं है। चलिए अब इसका जवाब आपको देना है, कौन सी रचना इसमें शांति प्रिय द्विवेदी की नहीं है। तो हमारे साहित्य निर्माता भी है, कवि और काव्य भी है, साहित्यिकी भी है, लेकिन रस सिद्धांत इनकी न होकर किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है। ये किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है। और हमारे साहित्य निर्माता 1932 में है, कवि और काव्य 1937 में है, और साहित्यिकी 1938 में है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। आलोचना में आस्था 1966 की ये निबंध है, लिखा गया, और ये निबंध है किसका आपको बताना है। पुरुषोत्तम अग्रवाल का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, नामवर सिंह का है, और रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये निबंध है डॉक्टर नगेंद्र का। अब बढ़ेंगे आगे और 37 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस प्रगतिवादी, कौन सा प्रगतिवादी समीक्षक नहीं है? नामवर सिंह नहीं है, गजानन माधव मुक्तिबोध नहीं है, शिवदान सिंह चौहान नहीं है, या कि नंद दुलारे वाजपेयी नहीं है। तो नामवर सिंह भी प्रगतिवादी समीक्षक हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध भी प्रगतिवादी समीक्षक हैं, शिवदान सिंह चौहान भी जो है प्रगतिवादी समीक्षक हैं, लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी प्रगतिवादी समीक्षक नहीं हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे 38 नंबर का प्रश्न। 38 नंबर का प्रश्न यह है कि शिवदान सिंह चौहान का महत्वपूर्ण निबंध प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। कौन सा महत्वपूर्ण निबंध है इनका भैया? एक बार हाईलाइट करेंगे, प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। ये निबंध आपको बताना है किस पत्रिका में छपा था। विशाल भारत में, प्रतीक में, कल्पना में, या फिर आलोचना में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाल भारत में। एक प्रश्न अगर आपसे यहीं पे और कर लिया जाए, ये विशाल भारत में कब छपा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1937 में ये विशाल भारत में छपा था, प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। अब हम लोग बात करेंगे आगे और अगला प्रश्न ये है कि कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं किसकी आलोचनात्मक कृति है? नगेंद्र की, मुक्तिबोध की, सुमित्रानंदन पंत की, या फिर नामवर सिंह की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नगेंद्र की। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं ये जो है आलोचनात्मक कृति नगेंद्र की है। 40 नंबर का प्रश्न ये है कि आधुनिक कविता का मूल्यांकन किसकी आलोचनात्मक कृति है? इंद्रनाथ मदान की, मलयज की, नित्यानंद तिवारी की, या फिर निर्मला जैन की? चलिए बताइए इसका जवाब। तो इसका जवाब हो जाएगा इंद्रनाथ मदान की जो है आधुनिक कविता का मूल्यांकन इनकी कृति है। किसकी? इंद्रनाथ मदान की। अब जो है बात कर ली जाए 41 नंबर के प्रश्न पे। 41 नंबर का प्रश्न है प्रेमचंद, जो कि 1941 की रचना है, और आपको बताना है ये किसकी आलोचनात्मक कृति है? रामविलास शर्मा की, शिवदान सिंह चौहान की, नामवर सिंह की, मुक्तिबोध की? तो प्रश्न तक आपकी पहुंच हो गई होगी। ये जो है रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। ठीक है भैया, प्रेमचंद किसकी हो जाएगी? रामविलास शर्मा की। अब हम बढ़ेंगे आगे 42 नंबर के प्रश्न को देखते हुए कि प्रगतिवादी समीक्षा के प्रणेता कौन है? चलिए बताइए, प्रगतिवादी समीक्षा के प्रणेता शिवदान सिंह चौहान है, नामवर सिंह है, मुक्तिबोध है, या फिर रामविलास शर्मा है? तो इसका सही जवाब है शिवदान सिंह चौहान। अब हम अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। रस सिद्धांत, जो कि 1964 की रचना है, ये किसकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है? नगेंद्र की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, गणपति चंद्र गुप्त की? तो अगर आप सो नहीं रहे होंगे तो इसका जवाब आप तक आ गया होगा। हम इससे पहले इस प्रश्न पे चर्चा कर चुके हैं। ये रचना है नगेंद्र की, 1964 रस सिद्धांत। अब हम बात करेंगे आगे निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना आपको बताना है कि ये कृति किसकी है। विकल्प हैं आपके पास रामविलास शर्मा, मलयज, शिवदान सिंह चौहान और नंद दुलारे वाजपेयी। आपको बताना है निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न अपना ये है कि भारतेंदु युग में संपादित होने वाले पत्रों को क्रम से लगाइए। चलिए भैया, अच्छा प्रश्न है। भारतेंदु युग में जो उस समय पत्र संपादित हो रहे थे, उनको जो है उनके कब कब वो प्रकाशित हुए, इस हिसाब से क्रम में लगाना है। तो हिंदी प्रदीप जो है वो 1900, ये जो हिंदी प्रदीप है इसका संपादन काल है 1877। इसका संपादन 1877 से होता है। आनंद कादम्बिनी जो है 1881 से संपादित होता है। और भारत मित्र जो है वो 1878 से संपादित होता है। और ब्राह्मण जो है 1883 से संपादित होता है। और ये जो हिंदी प्रदीप है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित पत्र है। ठीक है भैया, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित पत्र है। और आनंद कादम्बिनी जो है वह बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के द्वारा संपादित पत्र है। और भारत मित्र के जो है पहले वैतनिक जो संपादक थे वो थे हरमुकुंद शास्त्री। और ये जो ब्राह्मण पत्र का संपादन किया ये जो है प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। ये किसने किया था? प्रताप नारायण मिश्र ने इसका संपादन किया था। तो मामला सामने हो गया पूरा आपके। हिंदी प्रदीप 1877 बालकृष्ण भट्ट, आनंद कादम्बिनी 1881 प्रेमघन, भारत मित्र 1878 हरमुकुंद शास्त्री और ब्राह्मण 1883 प्रताप नारायण मिश्र। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि दोआब 1947 किसकी समीक्षात्मक कृति है? आपको बताना है रामविलास शर्मा की, शिवदान सिंह चौहान की, नेमिचंद्र जैन की या फिर शमशेर बहादुर सिंह की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ये जो दोआब है 1947 में, ये शमशेर बहादुर सिंह की जो है समीक्षात्मक कृति है। अब हम बढ़ेंगे आगे और 49 नंबर का प्रश्न आपसे ये है, एक कथन दिया गया है कि साहित्य में जो रीति विरोधी क्रांति शुरू हुई उसका पहला चरण द्विवेदी युग और उसी का विकास छायावाद और प्रगतिवाद में होता है। ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का या फिर बच्चन सिंह का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये कथन है रामविलास शर्मा का। इंपॉर्टेंट ये भी कथन है आपके लिए। और 50 नंबर का प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कृतियों में से रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति नहीं है। तो आस्था और सौंदर्य नहीं है, कि निराला की साहित्य साधना नहीं है, कि नई कविता और अस्तित्व नहीं है या फिर रसक के रंजन नहीं है। इसका जवाब तो आ जाना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न हो चुका है। तो इसका जवाब क्या है? रसक के रंजन इनकी कृति नहीं है। ये किसकी हो जाएगी? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के जो है प्रणेता महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये कृति है रसक के रंजन। अगला प्रश्न आपसे ये है 51 नंबर का कि निम्नलिखित कृतियों में मुक्ति बोध की कृति नहीं है। चलिए भैया, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको आता ही होगा। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन बिल्कुल है, नई कविता का आत्मसंघर्ष बिल्कुल है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बिल्कुल है। ये तीनों अभी रटनी है। अभी ये किसकी है? पंत की है, रटिए। चलिए, मुक्ति बोध की आलोचनात्मक कृतियां कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भूलना नहीं है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये मुक्तिबोध की कृतियां हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे और आपको बताना है कि अधूरे साक्षात्कार किसकी रचना है? नेमिचंद्र जैन की, नामवर सिंह की, अमृत राय की, रामविलास शर्मा की। तो ये रचना है नेमिचंद्र जैन की। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न आपसे ये है कि लोकवादी तुलसी किसकी आलोचनात्मक कृति है? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की, डॉक्टर धवल की या धनंजय वर्मा की या फिर शिव कुमार वर्मा की। तो ये जो है लोकवादी तुलसी,
ये विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की आलोचनात्मक कृति है। 58 प्रश्न है और आपके सामने एक कथन है, आपको बताना है कि ये कथन किसका है। आधुनिकता की प्रक्रिया का प्रथम उन्मेष 1940 ईस्वी से 1952 तक मानना चाहिए और द्वितीय चरण 1953 से अब तक से इनका मतलब है 1960 तक। ये कथन आपको बताना है किसका है। ये कौन है जो कहना चाहते हैं कि आधुनिकता का जो प्रारंभ है वो मान लेना चाहिए 1940 से ही। ये 1940 से आधुनिकता का प्रारंभ मानते हैं और कहते हैं कि प्रथम चरण जो है आधुनिकता का वो 1952 तक है और दूसरा चरण जो आधुनिकता का है वो 1953 से है और 1960 तक। यानी जो है ये मानना चाहते हैं कि जैसे मान के चलिए 1936 से प्रगतिवाद शुरू हुआ था, 1936 से लगा के 1952 तक एक तरीके से ये प्रयोगवाद ही चल रहा था, ये प्रयोगवाद ही चल रहा था। ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है मानते हैं आधुनिकता का प्रथम उन्मेष और 1953 से 1960 तक दूसरा मानते हैं। ये जो है दिमाग घुमाने वाला काम किसने किया है। विकल्प आपके पास हैं गिरिजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन, नामवर सिंह, रघुवीर सहाय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। अब हम बढ़ेंगे आगे जो है आपको बताना है कि भवंती, अंतरा, आलवाल, अद्यतन किस रचनाकार की आलोचनात्मक निबंध हैं। प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल या फिर अज्ञेय। इनमें से आपको बताना है कि ये जो है किसके आलोचनात्मक निबंध हैं। तो ये आलोचनात्मक निबंध हैं अज्ञेय के और जितने विकल्प आपके पास हैं ये सारे के सारे तार सप्तक के कवि हैं, चारों तार सप्तक के कवि हैं। कौन कौन छूट रहा है। एक तो मुक्तिबोध छूट रहे हैं और एक छूट रहे हैं राम कुमार वर्मा छूट रहे हैं और एक कौन छूट रहा है, गिरिजा कुमार माथुर छूट रहे हैं। चार ये तीन ये कौन कौन, ये सारे कौन से हो जाएंगे। पहले तार सप्तक के कौन कौन से कवि हैं। प्रभाकर माचवे हैं, नेमिचंद्र जैन हैं, भरत भूषण अग्रवाल हैं, अज्ञेय हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, राम कुमार वर्मा हैं और एक कौन है अभी बताया था। चलिए हालांकि बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो है अज्ञेय के निबंध हैं। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर का प्रश्न आपको बताना है कि भारतेंदु युग में कौन से इतिहास ग्रंथ का, अच्छा भैया प्रश्न आपसे यह है कि जो है हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए, गारसा दत्तासी ने लिखा, शिव सिंह सेंगर ने लिखा, मिश्रबंध ने लिखा, ग्रियर्सन ने लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, फिर उसके बाद नगेंद्र ने लिखा। इस क्रम में आपको ये बताना है कि भारतेंदु युग में जो है कौन से दो ग्रंथ इतिहास संबंधी लिखे गए। तो शिव सिंह सरोज लिखा गया और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसको शिव सिंह सेंगर ने लिखा, इसको शिव सिंह सेंगर ने लिखा। और कब लिखा, 1883 में लिखा। और इसको जो है ग्रियर्सन ने लिखा, इसको जो है ग्रियर्सन ने लिखा। और कब लिखा, 1888 में जो है लिखा। तो ये दोनों ग्रंथ जो है भारतेंदु युग में लिखे गए। ये दोनों भारतेंदु युग जो है कब से कब तक माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल को ही पकड़ लें तो 1868 से, ये सॉरी 1868 से 1900 तक जो है भारतेंदु युग माना जाता है। ये जो है सर्वमान्य मत है और ये जो है दोनों ग्रंथ जो है इसी युग में लिखे गए। बात समझ में आई। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न आपसे यह है कि गंभीर आलोचना समालोचक पत्र 1902 के संपादक हैं। बताइए कौन से। जो है ये प्रश्न थोड़ा न्यूज चैनल जैसा हो गया। गंभीर आलोचना समालोचक पत्र के संपादक हैं। विकल्प आपके पास है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माखनलाल चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो है पत्र है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अब हम लोग बात करेंगे आगे और अगला प्रश्न आपसे ये है कि एडिशन जो कि निबंधकार हैं, अंग्रेजी निबंधकार हैं, इनका जो
एक आलोचनात्मक रचना है एस्से ऑन इमेजिनेशन। इसका कल्पना का आनंद नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया, रामचंद्र शुक्ल ने किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसका जो है हिंदी अनुवाद किया। ये जो है किसकी रचना है? एडिशन की रचना थी। अब हम बात करेंगे आगे। आपके पास जो है एक शानदार कथन दिया गया, आपको बताना है ये किसका कथन है। कथन ये है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना के क्षेत्र में उनके महत्व को स्वीकार करते हुए ये कथन किसका है कि यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते मतलब उस समय अगर जो है साहित्य को जो है इतनी गंभीरता से उन्होंने न लिया होता, सरस्वती पत्रिका में इतना बेहतर काम न किया होता और एक साहित्य जगत को जगाने का काम न किया होता, तो यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े हुए होते तो अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ रही होती और उसकी परंपरा इतनी जल्दी न रुकती। तो ये कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। तो फिलहाल ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और अगर क्लास को पसंद आई है तो फिर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है कहीं पे अब फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सारा कंटेंट यहाँ पे बेहद गहराई के संग उपलब्ध करवाया जाएगा।